व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के बाद अब एक और नया कांड हुआ है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो टेंशन है वो सबके सामने देखने को मिलने लगा। हालांकि क्यों कहा जा रहा है कि ये ब्रिक्स के लिए सबसे अच्छा क्षण देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच एक तनावपूर्ण बैठक हुई, जिसमें रामाफोसा ने अमेरिका दक्षिण अफ्रीका संबंधों को सुधारने की कोशिश की। बैठक शुरू में सौहार्दपूर्ण थी, जिसमें गोल्फ पर चर्चा हुई, लेकिन ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत नरसंहार के आधारहीन दावे उठाए, जो भ्रामक वीडियो और मीडिया साक्ष्यों पर आधारित थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की भूमि सुधार नीतियों, विशेष रूप से रामाफोसा द्वारा हस्ताक्षरित एक बिल की आलोचना की, जो कुछ मामलों में बिना मुआवजे के भूमि अधिग्रहण की अनुमति देता है। रामाफोसा ने शांत रहकर नरसंहार के दावों का खंडन किया और अपराध से निपटने के लिए दक्षिण अफ्रीका की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। बैठक ने चल रहे तनावों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। अमेरिकी सहायता में कटौती, दक्षिण अफ्रीकी राजदूत का निष्कासन, श्वेत अफ्रीकन के लिए ट्रंप का विवादास्पद शरणार्थी कार्यक्रम। फिर भी रामाफोसा ने संबंधों को रीसेट करने की आशा व्यक्त की, उम्मीद जताई कि 2025 में जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये बैठक वैश्विक शक्तियों और दक्षिण अफ्रीका के बीच संवेदनशील घरेलू मुद्दों, विशेष रूप से भूमि और नस्लीय नीतियों पर ऐतिहासिक तनावों को याद दिलाता है। एक समान ऐतिहासिक उदाहरण 1980 के दशक में दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीतियों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया थी। उस समय अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने रंग भेद सरकार पर नस्लीय अलगाव खत्म करने के लिए दबाव बनाने के लिए प्रतिबंध लगाए थे। उदाहरण के लिए 1986 में अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के वीटो के बावजूद व्यापक रंग भेद विरोधी अधिनियम पारित किया था, जिसमें आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार प्रतिबंध शामिल थे, ताकि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत नागरिकों के खिलाफ व्यवस्थित भेदभाव का विरोध किया जा सके। इस अधिनियम अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका संबंधों में तनाव पैदा किया, लेकिन अंत तक वैश्विक दबाव में योगदान दिया, जिससे रंग भेद के अंत में मदद की गई। व्हाइट हाउस में जिस तरीके से चला वो देखकर एक चीज तो समझ में आ गया कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही वीडियो लेकर तैयार बैठे थे कि इस तरीके से वो सामने रखेंगे। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा आप देखें। That's who we are. Never be scared to kill. A revolution demands that at some point there must be killing, because the killing is part of the revolutionary act. Shoot to kill. Come on, Saul. To the poor, the farmer, to the poor, the farmer, पर सवाल ये हो रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कई सारी बातें हैं। पहली बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप का ये रुख अपनी घरेलू राजनीति, विशेष रूप से उनके समर्थक और आधार को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये यकीन करता है कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। श्वेत नरसंहार का दावा को मजबूत करता है। 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के खिलाफ हिंसा के दावों को ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने तत्कालीन फॉक्स न्यूज होस्ट टकर कार्लसन के एक रिपोर्ट का हवाला दिया था। दूसरी चीज, विदेश नीति में आक्रामक रुख दिखलाना चाहते हैं। ट्रंप की विदेश नीति अक्सर आक्रामक ध्रुवीकरण करने वाली रही है, जिसका उद्देश्य अमेरिका को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करना है। दक्षिण अफ्रीका की भूमि सुधार नीति और इजराइल के खिलाफ नरसंहार
नरसंहार के मामले की उनकी आलोचना को उनके व्यापक अमेरिका पहले दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। वो उन देशों पर दबाव डालते हैं जो उनकी नीतियों या वैचारिक रुख से सहमत नहीं है। दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दायर करना, जो ट्रंप प्रशासन के इजराइल समर्थक रुख के खिलाफ है, उनके तीखे रवैये को और बढ़ावा दे रहा है। 1980 में अमेरिका ने रंग भेद विरोधी प्रतिबंधों के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका पर दबाव डाला था, जैसा कि व्यापक रंग भेदी विरोधी अधिनियम में देखा गया है। हालांकि अब दक्षिण अफ्रीकी के लिए एक शरणार्थी कार्यक्रम भी निकाल रहे हैं, जिसमें श्वेत नरसंहार की कहानी को बढ़ावा दे रहा है। यह कदम उनके कुछ समर्थकों के बीच लोकप्रिय भी हो रहा है। अब व्यक्तिगत शैली की अगर बात करें तो ट्रंप का इसी तरीके का सोच भी है, इसी तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट भी करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सब का प्रभाव क्या पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप जिस फॉर्मूले को अपना रहे हैं ना, उस फॉर्मूले में इनके हाथ से चाइना ही मजबूत होता जा रहा है। ब्रिक्स का मेंबर है साउथ अफ्रीका, साथ ही G20 का ये नवंबर महीने में 2025 में जोहान्सबर्ग में आयोजन करने वाला है। ये चाहता है कि उसका G20 का आयोजन सफल हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से ऐसा लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इस G20 के बैठक में आएंगे। फिर क्या होगा, G20 का महत्व भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और इसका असर ये होगा कि दक्षिण अफ्रीका, भारत जो कि ब्रिक्स के मेंबर हैं, अब धीरे धीरे ब्रिक्स को और मजबूती की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये सारे धीरे धीरे ग्रुप अगर खत्म होते हैं तो फिर यही एक हिस्सा बचता है, जिसकी वजह से माना जाएगा कि दोनों ही देश अब ब्रिक्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें डी-डॉलराइजेशन की, तो यहाँ पर रूस के साथ देखने को मिल रहा है 93% व्यापारिक भुगतान राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहा है। हालांकि ये ब्रिक्स का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। ब्रिक्स का डी-डॉलरीकरण एजेंडा EAU जैसे गठबंधनों को प्रभावित करता है, पर इतना जरूर देखने को मिल रहा है कि अब ये क्रॉस बॉर्डर अपनी मुद्राओं में ये पेमेंट करने लगे हैं। हालांकि अभी डी-डॉलराइजेशन को लेकर कोई हामी नहीं भरी गई है, लेकिन हाँ, इतना जरूर दिख रहा है कि ब्रिक्स में अब एकता जरूर बढ़ने लगेगी और ये देश आगे बढ़ेंगे। हालांकि भारत ने ब्रिक्स के डी-डॉलराइजेशन एजेंडे का समर्थन नहीं किया है। वो अमेरिकी डॉलर को पूरी तरीके से बदलने के पक्ष में नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2025 में संसद में कहा था कि भारत का लक्ष्य डी रिस्किंग है, न कि डी-डॉलरीकरण है। भारत ने रूस के साथ 64 बिलियन के व्यापार को राष्ट्रीय मुद्राओं में किया, जो इस दिशा में एक कदम है। दक्षिण अफ्रीका भी स्थानीय मुद्रा व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में छोटी है, जिसके कारण उसकी भूमिका सीमित है। दोनों देश ब्रिक्स के तहत वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। अब एक चीज लगता है कि ये इतने बड़े देश हैं, अपनी बारी आई तो इन्होंने वीडियो बिठाकर दिखलाना शुरू कर दिया, लेकिन जब भारत की बारी आती है तो ये चुप्पी साध लेते हैं। चाहे पाकिस्तान का मामला हो या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं का मामला हो, ये फिर बातें करना बंद कर देते हैं, फिर गोल मटोल बातें करना शुरू कर देते हैं, जो दिखलाता है कि ये सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचते हैं, बाकी दुनिया के हित से इनको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।